लेकिन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और किसी भी लेखन की जो एक प्रक्रिया होती है, एक जो यात्रा होती है, वो 1-2 दिनों की नहीं होती है। आपका मन अगर संवेदनशील है तो आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को देखते हैं, जितनी भी घटनाओं को देखते हैं, तो उससे कुछ न कुछ आप सीख रहे होते हैं। जिंदगी के सफ़े पर कई बिखरे किस्से मिले, जिंदगी के सफ़े पर कई बिखरे किस्से मिले, उन किस्सों के किरदार में खुद को ढालते चले गए। बस ये किरदार जो मेरी किताब आपके समक्ष है, उसमें मेरी अपनी बात में मैंने कहा है कि जिंदगी के कई किरदार आपके इर्द गिर्द हैं, कहानियां आपके अंदर है। किसी ने कहा है सही कि कहानियां जीवन का टुकड़ा होती है। उन टुकड़ों को हम समेटते हैं, हमें जो रचनाशीलता है हम उसे व्यक्त करते चले जाते हैं। मेरी इस पुस्तक में भैया जी ने कहा कि ये पुरुषों के लिए पढ़ने की चीजें हैं, पर इससे आप ये अंदाजा मत लगाइएगा कि मैंने पुरुषों के विमुख होकर कोई बातें लिखी हैं। इसकी जो नायिका है इनमें जितनी भी, वो सरोज हो, रिया हो, रोमा हो, शिवा हो, उनकी जो पीड़ा है वो परिस्थिति जन्य है। कुछ मानसिकता होती है जिसको बदलने में बहुत समय लग जाता है। इसकी पहली कहानी जो है, उसका क्या दोष था, वो कहानी आज की नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आज के दौर में कहाँ ये होता है। उस दौर को बदलने में जो एक लंबा समय लगा है, उसके बावजूद जो हमारे अंदर एक असंतुष्टि है कि सब कुछ सही तो नहीं है ना, उसकी कल मैं ऐसे ही 1-2 कहानियों की मैं कक्षा में थी और मेरी जो छात्राएं थी, तो उन्होंने कहा कि मैम मैं कुछ पढ़ा रही थी तो मुझे आख्यान और ऐतिहासिकता और इस बातों पे कुछ बताना था। तो उन्होंने कहा कि आप कह रही हैं कि कुछ पौराणिक कथाएं होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं, आप उसके इर्द गिर्द कुछ रचते हैं, तो आपकी इस कहानी की जो किताब आ रही है उसमें आपने क्या आधार लिया है। और जब मैं उन्हें बताने लगी तो वो रो पड़ी। मुझे आश्चर्य लगा कि मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरी बातों को सुनकर के ऐसे रो भी देगा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप रोइए मत। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि आपको वो घटनाएं घट जाती हैं, पर वो कभी कभी आपको बेचैन करती हैं। ऐसी ही घटनाओं को समेटा है मैंने इसमें। कई जगह मुझे लगा कि कहीं मैं ही तो नहीं हूँ वो जिस कशमकश की बात अभी दैया जी ने कही। कभी कभी ऐसा होता है, 2 व्यक्ति एक रिश्ते में बनकर एक ही छत के तले अजनबी होते हैं। और ये मैं नहीं कहूंगी कि ये सभी के साथ होता है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही होता है, जहां लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, फिर भी जिंदगी गुजार देते हैं। और ये जो नारी मन होता है, हर जगह वो विद्रोह नहीं करता है। ये और बात है कि मंच पे खड़े होकर हम नारी सशक्तिकरण की जितनी भी बातें कर लें, लेकिन जब व्यवहारिक बातें होती हैं तो हम संग साथ लेकर चलने की बात करते हैं। एक पूरी जिंदगी आपकी इस कशमकश में गुजर जाती है। कभी तो आप बहुत दिनों के बाद, बहुत बरसों के बाद आपके समझ में आता है कि काश मैंने उस समय ये नहीं किया होता तो मैं कुछ और होती। और आपको पता है कि ये बातें आपके बच्चे ही आपको समझा जाते हैं। कई बार आप पूरी जिंदगी उनके पीछे गुजार देते हैं, अपनी बातों को, अपनी शौक को, अपनी जरूरतों को, और एक समय ऐसा आता है कि वह बच्चे आपको कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि तुम ऐसा क्यों किया, तुम अपनी जिंदगी भी जी सकती थी ना। उस वक्त आप सोचिए कि आपकी क्या पीड़ा होती होगी। क्या ऐसा नहीं लगता है कि काश हम थोड़े स्वार्थी हो गए होते, काश कि हमने सोचा होता कि भाई उसकी अपनी जिंदगी है, वो क्योंकि हम सब मानते हैं कि ईश्वर ने जन्म दिया है तो उसके साथ साथ उसके भाग्य का निर्माण उसने करके भेजा है। लेकिन जब आपके प्रयास को बिल्कुल नकार दिया जाए तो तकलीफ तो होती है। ऐसे ही कितने टुकड़े हम रोज अपनी जिंदगी को बांटते हैं। मैं नहीं कहती कि पुरुष वर्ग इससे नहीं गुजरता होगा, लेकिन उसके साथ जो एक उसके अनुकूल वातावरण होता है, महिलाओं के साथ ये नहीं होता है। वो हर दिन ये नहीं कहते हैं ना कि उसको ले गया, झंडा उठा लिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो दोहरे चरित्र को जी रही होती है।
और मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द ये देखती हूँ, वो बाहरी दुनिया में कुछ और होती हैं और घर में आकर वो कुछ और हो जाती हैं। इसलिए मेरी इस पूरी कहानियाँ जो 21 कहानियाँ हैं, उनमें कई कहानियाँ हैं जो महिलाएं कैसे महिलाओं को ही आगे बढ़ने से रोक देती हैं, वो भी है। कैसे महिला पुरुष अगर उसका साथ देना भी चाहे तो वहां से विमुख हो जाती है, वो भी है। कैसे छोटी छोटी मतलब बातें और एक विश्वास जो पुरुष वर्ग के लिए उसके अंदर होता है कि ठीक है आज वो मुझे छल रहा है लेकिन कल वो लौट के मेरे पास आएगा, वो भी है। तो ये विश्वास एक, मैं कभी नारी को कमजोर नहीं मानती। मुझे ये लगता है कि ईश्वर ने उसके अंदर जो एक गुण दिया है, उसका धैर्य, वो सबसे बड़ा गुण है। और सच कहिए तो आज जो परिवार की अवधारणा है वह उसी धैर्य के बनिस पर टिकी हुई है। अगर वो धैर्य नहीं होता तो रोज परिवार टूट जाता। बस इस चीज को अगर, मुझे लगता है पुरुष और स्त्री के बीच जो एक मनोविज्ञान काम करता है। कई बार मुझे लगता है पुरुष अगर एक छोटी सी सोच बना ले कि वो अगर शाम को आते हैं तो उसके सामने जो एक थका चेहरा होता है, थक के तो वो भी आते होंगे, लेकिन सामने जो घर में अगर वो महिला है और वो थके चेहरे को आप अपने 2 शब्द से उसके लिए सहानुभूति प्रकट कर दे तो वो उतनी ही ऊर्जा से आपके लिए चाय भी बना के लाएगी, नाश्ता भी आपके सामने आ जाएगा। बस समझना इसी छोटी छोटी बातों को है। कहानियां जो है, किताब आपके हाथ में है, किताब के बाद आप, मुझे नहीं पता आपके जो विचार होंगे वो मुझ तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन अगर पहुंचे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। मेरी ये पहली कोशिश है। छिटपुट में लिखा करती थी कहानियाँ, वो प्रकाशित भी होती थी, लेकिन इसको संग्रह के रूप में निकालने का जो मेरा मन बना वो कुछ महीनों में बना और मैंने इसे जमा किया। और इस में मैंने अपने उन दोस्तों को, अपने उन साथियों को भी याद किया है जिन्होंने मेरे लिए 2 शब्द लिखे। और ये कहानियाँ आपको मेरे उस कॉलेज के ज़माने से हैं, जो कहते हैं आपके साथी तो हमेशा बनते रहते हैं क्षेत्र के अनुसार, पर एक ऐसा दौर होता है जो आपकी ज़िंदगी का, कि उस वक्त के साथी बिना किसी स्वार्थ के आपसे जुड़ते हैं। उस वक्त वो जो कह रहे होते हैं उसमें आपके लिए आगे का भविष्य भी निर्धारण होता है। तो मेरे ऐसे कई मित्र थे जो उस समय कहा करते थे, श्वेता लिखो ना, कहानी क्यों नहीं लिखती हो? और मैं उसमें लिखती नहीं थी और मेरी दिशा थी कि नहीं, कविता लिखना है। तो उन दोस्तों को भी मैंने इसमें शामिल किया है, मेरे बच्चे इसमें शामिल हैं और उनकी विचारों को भी मैंने इसमें रखा। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैं हिमालिनी परिवार को देती हूँ कि उनका समय, उनका सहयोग मुझे हमेशा मिला है। धन्यवाद मैं हिमालिनी के निदेशक सचिदानंद मिश्र जी को देती हूँ कि उनको, चाहे मैं जितना भी खींच के बोल लूँ, लेकिन वो मुझे प्रोत्साहित जरूर करते हैं। और मेरे 10वीं पुस्तक के पीछे भी मेरा हिमालिनी परिवार है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। यहाँ लीला जी हैं जिन्होंने इसकी सेटिंग की है और इसका आवरण मेरे भतीजे ने किया। मैंने उसे जब कहा कि मेरी सिर्फ कहानी, मतलब पुस्तक का नाम मैं ये रख रही हूँ, तो उसने कहा कि तो इसको क्या बनाना है? मैंने कुछ कहा, कुछ नहीं, एक चेहरा बनाओ, उसके कई टुकड़े कर दो। तो इस चीज को उसने किया और आपके समक्ष है। और मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी आप लोगों का, क्योंकि मुझे जो कहना था वो मैंने किताब में कह दिया है, आप उसे पढ़ें। लेकिन एक जो ये शीर्षक है और जिसकी चर्चा दया जी भी ने की, मैं उस छोटी सी कहानी को पढ़ के सुनाना चाहूँगी आपको। शीर्षक टुकड़ों में बड़ी जिंदगी। अभी कोई कह रहे थे जिंदगी मतलब टुकड़ों में बड़ी जिंदगी, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं समझा दूँ उस बात को। माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? कितनी बार कहा कि मेरे कपड़े को आयरन करके सलीके से रख दिया करें, हमेशा कुछ न कुछ कमी ही रहती है और मुझे चिल्लाना पड़ता है। राकेश की झल्लाहट भरी आवाज थी, माँ नाश्ता तैयार है या नहीं? मुझे आज टिफिन में आलू के पराठे चाहिए। मेरी सारी साथियों को आपके हाथों के पराठे बहुत पसंद है, प्लीज माँ जल्दी बना दो ना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये रश्मि की खुशामदी आवाज थी। रेखा रेखा बाथरूम से रोहन की गुस्से से भरी तेज आवाज आई, ये गीजर आज काम क्यों नहीं कर रहा? अजीब मुसीबत है, जब मैं बाथरूम में आता हूँ तभी कोई ना कोई परेशानी सामने आ जाती है। आज कितनी जरूरी मीटिंग है और मैं फिर देर हो जाऊंगा। तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं, बॉस से सुनना तो मुझे पड़ता है। ये और बात थी कि गीजर खराब होने की जानकारी रेखा ने रात में ही रोहन को दे दी थी। बहू
आज चाय में इतनी देर क्यों हो गई? दवा भी नहीं दिया है अब तक तुमने। बाहर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ते हुए ससुर जी की आवाज आई। अरे हमें कौन पूछता है, अब हम तो बेकार की चीज है। जब सब ओर से फुर्सत हो जाएगी तो हमें भी एक कप चाय मिल ही जाएगी। घुटने के दर्द ने तो कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, नहीं तो मैं ही आपको चाय ला देती। ताने से भरपूर ये आवाज थी सासू माँ की। तभी रेखा को याद आया, टुकड़ों में बटी जिंदगी के बीच कमर का दर्द, मेनोपॉज की तकलीफ से गुजरता पूरा शरीर और मन, बच्चों के लिए छोड़ी गई नौकरी, डायरी के पन्नों में कई अधूरी कहानियां और अपनी प्रिय कलम। ऐसे कई रिश्ते हैं तो हमारे बेटे हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए अपनी ख्वाहिशों को दरकिनार कर देते हैं और वो हमारे साथ साथ चलते हैं। तो मेरी कहानियों को आप पढ़ें, किसी भी माध्यम के द्वारा अगर आपके विचार मुझ तक मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ मैं भारतीय राजदूतावास का, दहिया जी का, शबरी मैम का, आपका सहयोग और साथ मुझे हमेशा मिला है और ये मेरे लिए ऊर्जा का काम करती है। और मुझे लगता है लिखने वाले लोगों के दिमाग में ऐसे कीड़े पलते रहे और वो लिखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।